गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, देखिए लॉज ऑफ मोशन में आज हम फोर्स के बारे में, वैसे तो बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं बच्चों, आज हम कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की हम बात करेंगे। और यहाँ हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस मीन्स कि इनमें हमने कुछ नहीं किया है। मान लो इस चौक को मैंने यहाँ रखा तो इस चौक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। इसका मतलब यहाँ हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं किया, अपने आप इन अर्थ और चौक के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए कि मैं इस पे फोर्स लगाना चाहूँ तो मुझे कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप लग रहा है। अगर आप 2 मैग्नेट्स को नज़दीक रख दें तो उनके बीच में अपने आप एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो वहाँ जो फोर्स लग रहा है वो भी अपने आप लग रहा है। इसी तरह से यहाँ हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस में से 2 टाइप्स ऐसी हैं फंडामेंटल फोर्सेस की जो हम डेली लाइफ में बहुत ऑब्जर्व करते हैं। एक टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 मैग्नेट्स को आप रखें तो वो दोनों मैग्नेट्स या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इस चौक को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन 2 टाइप्स को आप डेली लाइफ में बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी 2 टाइप्स बचती हैं उनको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करती हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं वो फोर्सेस। लेकिन ये जो 2 टाइप्स हैं फोर्सेस की, ये बड़े लेवल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं, तो हम इन्हें इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन हम इसमें करेंगे। और जो फोर्सेस हम डेली लाइफ में इन फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा पढ़ते हैं, उन फोर्सेस में भी फंडामेंटल फोर्सेस का ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस से ही बनते हैं। सो उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो देखिए, टॉपिक का नाम है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल forces. So there are 4 types of fundamental forces. There are 4 types of fundamental forces. One is gravitational force. Gravitational force. Second is electromagnetic force. Electromagnetic force. Third is strong nuclear force. Strong nuclear force. And the last one is weak force. Out of 4 these types of forces, these 2 types act on macroscopic level as well as microscopic level. ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी काम करेंगी और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी काम करेंगी, as well as microscopic level. But the remaining 2 types of force only act at microscopic level. So due to this reason,
वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट ऑन डेली लाइफ, हम इन्हें डेली लाइफ में इसी कारण से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, आप 9th क्लास में भी पढ़कर आए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव मास। ये केवल वहीं लगेगा जिन ऑब्जेक्ट के पास मास हो। तो ये मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा। मास कम है तो कम फोर्स लगेगा, मास ज़्यादा फोर्स भी ज़्यादा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास होना जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच लगेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मैसिव object, and we all know that this gravitational force is universal, it acts everywhere। ये हर जगह लगता है, आप कहीं भी चले जाइए, कितनी भी दूर चले जाइए। हमसे जो लाखों करोड़ों किलोमीटर्स दूर स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनके कारण भी हम पे फोर्स लग रहा है और हमारे कारण उन पे फोर्स लग रहा है। वो बात अलग है कि उसका इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है। इसका मतलब क्योंकि इतनी दूर तक लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स रेंज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इसकी जो रेंज है फोर्स की, वी कैन से इट इज़ इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये काम करेगा। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओनली बिटवीन दोज बॉडीज विच हैव चार्ज। जिनके पास चार्ज है केवल उन्हीं के बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो वो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग सपोज कर लीजिए वी हैव टू चार्ज्ड बॉडीज, वन हैव चार्ज q1 एंड अनदर है चार्ज q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज ऑब्जेक्ट is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। this is the charge between, या this is the force between two charge object। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस थी तो भी वो काम कर रहा था, लेकिन यहाँ अगर डिस्टेंस काफ़ी दूर डिस्टेंस तक ये काम करेगा, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये काम नहीं करेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो बनेगा। तो यहाँ इसकी रेंज हम लिखेंगे रेंज वेरी लार्ज बट नॉट इनफाइनाइट, बट नॉट इनफाइनाइट। अभी हम इनका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि आपस में ये कितने ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, कितने वीक हैं, ये कंपैरिजन हम लास्ट में करेंगे। नाउ थर्ड इज स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। This strong nuclear force is responsible for binding of nucleons inside the nucleus,
means this is responsible for binding of proton proton, neutron neutron and proton neutron inside a small nucleus. उस स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में एक साथ रह रहे हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम से पता चल रहा है ये फोर्स केवल न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻14 मीटर के आसपास। 10⁻⁻14 कई जगह -15 भी होता है। तो इतना साइज होता है, इतने साइज के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। इससे बाहर आते ही न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा। इसी कारण से हम ये कहते हैं कि इसकी रेंज बहुत स्मॉल होती है। रेंज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 मीटर, मतलब बहुत कम रेंज होती है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब इन दोनों में और लास्ट में जो बचता है वीक फोर्स, इन चारों फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग यही न्यूक्लियर फोर्स है। वीक फोर्स, इस वीक फोर्स की रेंज भी 10⁻⁻14 मीटर ही होती है। केवल यहीं तक ये काम करेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही काम करेगा। ये कहाँ लगता है? ये तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। केवल मैं यही दो नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही दो पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर केवल इन पे ही ये फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स नहीं लगता है। सो न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं जो इमिट होते रहते हैं, जिनको हम रेडियो एक्टिव डिके भी नाम देते हैं, और उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। वो बहुत देर या बहुत कम समय के लिए आते हैं, फिर उनका डिके हो जाता है, अपने आप ख़त्म होता रहता है। तो उन शॉर्ट लाइफ टाइम पार्टिकल्स के बीच में ये वीक फोर्स लगता है, और इस वीक फोर्स की रेंज भी हमारे पास ये आएगी। ये कुछ इसका आप +2 में पढ़ेंगे, बाकी आप हायर एजुकेशन में ही इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में और इसके बारे में आप +1 +2 में अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगते हैं, ये दोनों मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पे हम ये पाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है। भाई कंपैरिजन, तुलना हम उसके साथ करते हैं जो हर जगह पे प्रेजेंट है। अगर है ही नहीं कोई चीज़ तो उसके साथ तुलना कैसे करेंगे? ये हर जगह है तो हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा वीक फोर्स, फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर आएगा न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम 1 मान के चलें तो वीक फोर्स इसके कंपैरिजन में 10⁻25 टाइम्स होता है। इसका मतलब इतना ज़्यादा है वीक फोर्स। नाम वीक फोर्स है लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज़्यादा है, ये इतने टाइम्स है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम्स होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 38 टाइम्स होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी कारण से आप देखिए, हमने कहा था कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, but its range is very small, so we can say these two forces are short range forces. इनको हम short range forces का भी नाम देते हैं, short range forces. So ये वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अब इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के अलावा हम कुछ और फोर्सेस की बात करते हैं। उन फोर्सेस में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए कैसे। सो सम
other types of force. Number 1, contact force. मान लीजिए कि आपके पास ये सरफेस है, या मान लो कि एक टेबल है हमारे पास, और उस टेबल पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के कारण टेबल पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और वो फोर्स लगेगा mg इफ m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर इसका मास m है तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, तो इनडायरेक्टली ये फोर्स इस टेबल पे भी लगेगा नीचे की तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लॉक यहीं रखा है, नीचे नहीं आ रहा है। अब अगर नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ जरूर लग रहा होगा, जो कि इस नीचे वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है। अगर केवल ये फोर्स नीचे की तरफ लगता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहा, तो इस पे नेट फोर्स 0 है। और नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, ये इन दोनों में कांटेक्ट के कारण आ रहा है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया कांटेक्ट फोर्स। लेकिन इस कांटेक्ट के कारण जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आया, दिस इज नॉर्मल टू दिस ऑब्जेक्ट, तो हम इसका नाम देंगे नॉर्मल रिएक्शन। आर से हम इसको डिनोट कराते हैं, और इसका हम नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। अब बात ये करते हैं कि ये लगता कैसे है। देखिए, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है, आ गया यहाँ पे। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसका नाम नॉर्मल रिएक्शन दिया, इसमें भी फंडामेंटल फोर्सेस का ही रोल है। कैसे लगेगा? आप देखिए, जैसे ही ये ब्लॉक इस टेबल पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट टेबल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आएंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इसकी खासियत ये है, और ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगता किस कारण से है मॉलिक्यूल्स के बीच? इंटरमोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच लगे। ये लगता है कि कोई भी एटम या कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बना है या मॉलिक्यूल से मिलके बना है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज है, तो उन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इनडायरेक्टली आ गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगा, उसका नाम है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसमें हालांकि एक फोर्स और होता है जिसे हम वंडरवाल फोर्सेस का नाम देंगे, वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इसका नाम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आप जान लीजिए। और इसकी कंडीशन ये है कि ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये रिपल्सिव रहेगा। तो फिर ये फोर्स रहेगा रिपल्सिव। लार्ज डिस्टेंस के लिए ये फोर्स रहेगा 0, और इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए ये फोर्स रहेगा अट्रैक्टिव। इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अब यहां पे आप देखिए, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो टेबल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो नजदीक आए होंगे,
अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में कंप्लीटली रिजिड नहीं है। जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन आता है। वो अलग बात है कि बहुत कम आता है तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सेम चीज़ इस टेबल पे भी है। यहाँ भी कुछ कंप्रेशन आया, बस बहुत कम आया, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो उस कंप्रेशन के कारण एटम्स और मॉलिक्यूल्स नज़दीक आए, तो वो इतने नज़दीक आ गए हैं कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आ गया है। और रिपल्सिव फोर्स आते ही वो आपस में एक दूसरे को दूर भगाने लगेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जिन पे रिपल्सिव फोर्स, तो वो रिपल्सिव फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट पे भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना चाहिए था, अब उस पे ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। और उसी फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बना 0, और उसको हमने नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, और यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड कर रहा है और फर्स्ट लॉ भी होल्ड कर रहा है, जो कहता है कि अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हमने कर दिया। दूसरा थर्ड लॉ ये कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। पेयर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं फोर्सेस, इसे हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स है, सरफेस के नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट की सरफेस के अलोंग भी लगता है। ये जो सरफेस है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, टेबल और इस ब्लॉक या ऑब्जेक्ट की, इन दोनों सरफेसेस के अलोंग भी फोर्स लगता है, और उसका नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर रहेगी, फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल रहेगा सरफेसेस के। हम यहाँ मान के चले हैं कि ये जो सरफेस है इनके बीच में फ्रिक्शन 0 है, ये फ्रिक्शन लेस है, तो हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे हैं। बस ये आप ध्यान कर लीजिए, ये फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन लेस नहीं होती तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगता, और वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होता। तो एक टाइप तो ये हो गया है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरी टाइप है हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, जिसका नाम है टेंशन। ये टेंशन ही क्रिएट करती है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, टेंशन। अब टेंशन क्या होती है आप देखिए, आपने स्कूल में या गांव में और कहीं आपने एक गेम देखा होगा जिसे हम रस्साकसी, टग ऑफ वार का नाम देते हैं, जिसमें एक रोप को दोनों तरफ से कुछ लोग खींचते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ लोग उसको इस तरफ से खींच रहे हैं, कुछ इस तरफ से खींच रहे हैं। आप देखते हैं कि रोप में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है। उस कंडीशन में वो जो स्ट्रेच, वो जो खिंचाव जिस कंडीशन में जो आ रहा है रोप में, उसी को हम नाम देते हैं टेंशन। देखिए टेंशन क्या होती है इसमें, आप देखिए, मान लीजिए कि एक आपके पास रोप है, एक आदमी इसको इस तरफ से खींच रहा है, एक आदमी इस तरफ से खींच रहा है। जब नहीं खींच रहे थे तो ये नॉर्मल थी, जैसे ही इसको खींचना शुरू किया इस तरफ से, इसने इस तरफ से, तो इसमें कुछ खिंचाव आ गया है, ये बाहर की तरफ खिंचती हुई चली गई है। इस कंडीशन में ये टेंशन की कंडीशन में आ गई है, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसका हमने नाम दिया टेंशन या टेंशन फोर्स। टेंशन ही हम इसका नाम देंगे मेनली। सो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इन ए टग ऑफ वार, इन ए टग ऑफ वार, when two person pull the rope from both side
देन जब उसको दोनों तरफ से वो दोनों आदमी खींचते हैं तो वो जो रोप थी वो टाइट हो जाती है और उसकी लेंथ कुछ स्लाइटली इंक्रीज भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो उस कंडीशन में ये जो स्ट्रेच रोप है इसको हम नाम देंगे टेंशन। सो बोथ देन द रोप फ्रॉम, or when two person pull the rope from both side, then from both side, then rope tight end, it is said to be in the state of tension. इट इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ टेंशन। इसे हम टेंशन का नाम देंगे। अब हम इसे समझते हैं कि कैसे ये टेंशन आएगी और क्या है इसमें। आप देखिए भाई, एक रोप है, उस रोप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैंने मॉलिक्यूल्स बता दिए, दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही, पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है, ये जो टेंशन आ रही है, ये पुलिंग फोर्स है। रस्सी से हम हमेशा खींच सकते हैं, कभी भी धकेल नहीं सकते किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये एक पुलिंग फोर्स है। ये आप ध्यान रखेंगे। सो अब आप देखिए, मान लो कि यहां पे हमने इस रस्सी से एक ब्लॉक बांध रखा है, तो यहां पे इसमें एक टेंशन लगेगी। और देखिए, अगर मैंने इसको F फोर्स से खींचा तो यहां पे इस रस्सी के थ्रू होता हुआ ये F फोर्स ही यहां तक पहुंचेगा। इस ब्लॉक पे F ही फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा आप देखिए, हमने इसको बाहर की तरफ खींचा F फोर्स से, जब ये बाहर की तरफ आएगा तो ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स की मैं बात करता हूं, काली थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल ने इसको खींचा तो ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अब ये सेकंड वाला खींचेगा फर्स्ट को अपनी तरफ। कितने फोर्स से? देखिए, ये था फर्स्ट, ये है सेकंड। दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट और फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, एंड दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। कितना फोर्स आएगा ये? अगर हमने इसको F फोर्स से खींचा है तो इस मॉलिक्यूल ने भी सेकंड मॉलिक्यूल को F फोर्स से ही खींचा होगा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है इक्वल एंड अपोजिट। अगर फर्स्ट ने सेकंड को F से खींचा तो फर्स्ट को सेकंड भी F फोर्स से ही खींचेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब F फोर्स फर्स्ट पे लगाया था, सेकंड तक पहुंच गया है। सेम थर्ड तक F पहुंचता चला जाएगा, फोर्थ तक F पहुंचेगा, फिफ्थ पे भी F पहुंचेगा, और लास्ट में जाते जाते F ही पहुंचेगा। ये जो फोर्स आ रहे हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, इसी को हम नाम देते हैं टेंशन। लेकिन इस टेंशन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आप देख लीजिए, इस मॉलिक्यूल पे इस तरफ है, इस पे इस तरफ है, दोनों तरफ है, लेकिन डायरेक्शन आप कैसे लेंगे? मैंने कहा कि ये पुलिंग फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट पे जब भी आप ये टेंशन का फोर्स दिखाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पुल करेगा तो दूर से दूर की तरफ लेके जाएगा, पुश करेगा तो ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा, और पुल करेगा तो ऑब्जेक्ट से दूर आएगा। मान लो मैं इसको पुल करना चाहता हूं तो मैं इससे दूर फोर्स लगाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा, तो इस ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ जाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने इसको लिखा कि ये पुलिंग फोर्स है। सो ये है हमारी टेंशन। अब टेंशन हर कंडीशन में जरूरी नहीं है कि ये सेम ही आएगी, टेंशन अलग अलग भी हो सकती है। मान लो कि यहां पे जो मैंने कंडीशन लगाई थी, ये फोर्स F था, और यहां पे इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में ये जो फोर्स था
हालांकि F यहाँ से यहाँ तक F ही पहुँचा है, लेकिन जैसे F12, F21 ये मैंने नाम दिया था जो लास्ट में पाया गया कि F के बराबर ही है, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा है इसको हम F से ना लिख के T से लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको नाम दिया है टेंशन। तो यहाँ पे ये टेंशन और यहाँ पे ये टेंशन। खैर छोड़िए, इसमें मैं ये कह रहा था कि जो टेंशन है, जो फोर्स यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो सेम जाएगा, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। सेम तब होगा जब हमारे पास जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम मासलेस मान लें। मासलेस तब मानेंगे जब इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हो इसके कंपैरिजन में, तो इस स्ट्रिंग को, इस रोप को हम मासलेस मान लेंगे। सो उस कंडीशन में ये टेंशन हमारी सेम रहेगी। सो आप देखिए, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, then tension will be same, ये टेंशन सेम रहेगी। अब यहाँ पे तो हमने सिंपली ये दिखा दिया है कि भाई ये एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग से खींचा, F4 से खींचा, तो यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन आई T, और टेंशन की डायरेक्शन दिखानी है ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, क्योंकि पुलिंग फोर्स है तो ये टेंशन आ रही है। और ये टेंशन यहाँ भी T है, इस पार्ट पे भी T है, इस पार्ट पे भी T है। जब तक सेम रहेगी जब तक हम इसे मासलेस मान के चलेंगे। मासलेस कैसे एज्यूम किया? हमने इस स्ट्रिंग का मास ब्लॉक के कंपैरिजन में बहुत कम माना, तो फिर हमने इसके मास को नेग्लेक्ट कर दिया है। सो ये तो एक कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम मान लो कि हमारे पास एक कंडीशन है कि भाई यहाँ पे आप मानिए कि एक ये बॉक्स है या एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने ऐसे रोप से बांधा और यहाँ हमने एक पुली लगा रखी है, इसके ऊपर से ये रोप जा रही है और ऐसे ये ऑब्जेक्ट एक और है, इसका मास m1, इसका मास m2। आप जानते हैं कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ m1g, जिसके कारण ये नीचे की तरफ आएगा। इस पार्ट पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। रोप है तो उस फोर्स का हम नाम देंगे टेंशन। इसके कारण ये थोड़ी स्ट्रेस, थोड़ी टाइट होगी रोप, तो हम उसको टेंशन की कंडीशन देंगे। और ये फोर्स टेंशन पुलिंग फोर्स है तो ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगेगा। और दूसरा, अब यहां अगर ये पुली बीच में आ गई है तो यहां हम केवल ये नहीं कहेंगे कि ये मासलेस है स्ट्रिंग, तो टेंशन यहां भी T थी और यहां भी T है। यहां हमें देखना पड़ेगा अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस है तो उस कंडीशन में और स्ट्रिंग मासलेस है तो हम ये कहेंगे कि टेंशन सेम आएगी। इस कंडीशन में आप देखिए, इफ string is massless and pulley is also massless and frictionless then टेंशन विल बी सेम, तब टेंशन सेम रहेगी। तो यहां अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, इसको भी मासलेस ऐसे ही मानेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। और इस स्ट्रिंग का भी मास
0, तो टेंशन यहाँ भी T थी और यहाँ भी T थी, तो टेंशन सेम रहेगी। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, और मान लो ये एक्सेलरेशन A से आ रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट इसके साथ मूव नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ बंधा हुआ है? क्या सेम टेंशन से आएगा या सेम एक्सेलरेशन से आएगा या एक्सेलरेशन अलग रहेगी? यहां फिर सेकंड कंडीशन आती है कि अगर ये स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, इफ स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल, अनस्ट्रेचेबल, ये स्पेलिंग देख लेना, अनस्ट्रेचेबल, देन एक्सेलरेशन विल बी सेम, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगी। मतलब इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा। जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो हम इसकी जो स्ट्रेचनेस है उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तो जितना एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में आएगा उतना ही एक्सेलरेशन इसमें आएगा। इसका मतलब A1 इक्वल्स टू A। अगर ये अनस्ट्रेचेबल है, इनएक्सटेंसिबल है, तो उस कंडीशन में हम ये बात कह रहे हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, जब ये प्रॉब्लम्स हम इस पे करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा जब हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे तब। लेकिन ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, और ये भी ध्यान रखना है कि ये पुलिंग फोर्स है तो ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगेगा। ये था हमारा टेंशन। अब थर्ड आता है फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग। फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग, आपने ये चीज़ तो डेली लाइफ में किया भी होगा। जब आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचे या अंदर की तरफ दबाएं तो आप महसूस करेंगे कि स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है, उसी का नाम है फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। कितना फोर्स लगेगा? मान लो कि एक स्प्रिंग है हमारे पास और वो स्प्रिंग है x नोट लेंथ का। हमने इस पे फोर्स लगाया बाहर की तरफ और हमने इसको स्ट्रेच करा के थोड़ा बड़ा कर दिया है इस F फोर्स के कारण, और अब इसकी जो x नोट लेंथ थी अब इसकी लेंथ हो गई है x। तो जब हम इसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ये F1 फोर्स हमने इस पे लगाया तो इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स हम महसूस करेंगे और उसका हमने नाम दे दिया F। वही फोर्स F कहलाता है फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग, एंड इट्स वैल्यू इज, दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। कितनी लेंथ चेंज हुई? x फाइनल है, इनिशियल x नोट। सो जितनी ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा फोर्स उतना ही ज़्यादा आएगा। लेकिन इसकी भी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप ये लेंथ को बढ़ाते ही जाएं, एक टाइम पे जाके फिर ये फोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ टाइम तक ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। कुछ देर तक आप लेंथ बढ़ाएंगे तो फोर्स उतना ही बढ़ेगा अंदर की तरफ। आप कम फोर्स लगाइए, कम स्ट्रेच होगा, कम बाहर की तरफ खींचेंगे तो आप महसूस करेंगे फोर्स अंदर की तरफ कम लग रहा है। और ज़्यादा आप खींचेंगे तो आप महसूस करेंगे अंदर की तरफ फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो जितना ज़्यादा चेंज होगा लेंथ उतना ही ज़्यादा फोर्स आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नोट। माइनस इसलिए क्योंकि चेंज तो इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसे नाम देंगे स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये है हमारे पास फोर्स ड्यू टू ए स्प्रिंग। सो इसको करिए और मेनली आप इस टेंशन को करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेंशन के ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम्स और टॉपिक कराएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सो इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।